अस्सलाम वालेकुम। हम एंशियंट इजिप्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ डिड रिवर्स नाइल शेप एंशियंट इजिप्ट, किस तरह रिवर नाइल से एंशियंट इजिप्ट को शेप मिली। इसमें बता रहे हैं कि तकरीबन 5000 पहले जब इंडस वैली फैलती जा रही थी, तो जो कि पाकिस्तान में वाक़ है, और मेसोपोटामिया जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस के रिवर्स के दरमियान में सिविलाइजेशन थी जो डेवलप हो रही थी, और एक और सिविलाइजेशन जो कि येलो रिवर की तरफ थी जो कि चाइना में वाक़ है। एक चेन बनती जा रही थी इंडिपेंडेंट स्टेट की, जो कि किसके आसपास थी, रिवर नाइल के पास थी, जो कि इजिप्ट में वाक़ है। और ये बहुत लंबी चेन थी और इसको एक लॉन्ग स्ट्रेच आउट किंगडम बनती जा रही थी, जिसको रूल किसने किया था, फेरो किंग ने इसके ऊपर रूल किया था। ये फैलता हुआ जा रहा था रिवर नाइल के करीब, आहिस्ता आहिस्ता करके ये लंबी चेन फैलती हुई जा रही थी। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको कौन रूल कर रहा था, फेरो किंग रूल कर रहा था 300 सेंचुरीज तक। और जहाँ पर इन्होंने 26 खानदानों ने इस पर हुकूमत की, जब तक कि इसको किसने कब्ज़ा नहीं कर लिया था, अलेक्जेंडर ने। एंशिएंट इजिप्ट की लाइफ जो है वो रिवर नाइल की तरफ फैलती जा रही थी और शेप ले रही थी। एक यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा था जो कि 6000 किलोमीटर से आ रहा था, 6000 किलोमीटर से मॉडर्न सूडान से आ रहा था। और वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता था, कहाँ पे पोर होता था, ईस्टर्न मेडिटेरियन में। इजिप्शियंस जो है वो टोटली डिपेंडेंट हैं कि सालाना जो एनुअल फ्लड आएगा, और इसी से वो इरीगेट कर सकते थे अपनी ज़मीनों को, एंड फर्टिलाइज द ब्लैक लैंड, और इसी से जो उनकी ब्लैक लैंड है उसको फर्टिलाइज़ करते थे, जो कि रिवर के बिल्कुल बराबर में वाक़ई ज़मीन है। वहाँ पे वो अनाज भी उगाते थे, ग्रो करते थे क्रॉप्स को, और एनिमल्स को भी रखते थे। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लैक लैंड है क्या। बेसिकली ब्लैक लैंड चूँकि रिवर नाइल के बिल्कुल बराबर में थी, तो रिवर के ज़रिए वो वहाँ पे उस लैंड को इरीगेट कर रहे थे। वहाँ पे वो लोग अनाज भी उगा रहे थे, और जो है अपने एनिमल्स को भी वहीं पर रख रहे थे। एक और लैंड था वहाँ पे, रेड लैंड जो है वो एक डेजर्ट, बैरन डेजर्ट था, जिसने इजिप्ट को चारों तरफ से कवर किया हुआ था। डेजर्ट में चलना चूँकि मुश्किल होता है, इसलिए दुश्मनों से भी इनको बचाव मिल रहा था। लेकिन ये बैरन डेजर्ट्स बिल्कुल भी बैरन नहीं था, यहाँ पे कुदरती वसाइल मौजूद थे, जिससे वो क्या निकाल रहे थे, पेपरस वुड निकाल रहे थे। ठीक है, जिससे पेपरस से वो लोग पेपर बना रहे थे, क्लोथ, लेदर और स्किन, ये सारी चीज़ें वो लोग बना पा रहे थे। यहाँ थोड़ा सा पहले रेड लैंड है क्या। रेड लैंड जो है वो बैरन डेजर्ट है, जिसने इजिप्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है दोनों तरफ से, ताकि जो है नेबरिंग कंट्रीज़ के कोई एनिमी इनके पास कब्जा ना कर ले और ना उनके अंदर दाखिल हो। और जो है ये जो ज़रिया था बहुत सारे कीमती मेटल्स का और सेमी प्रेशियस स्टोन्स का इजिप्शियंस के लिए। ठीक है, इजिप्शियन स्टेट में रहने वाले पहले ख़ानदान ने बहुत ही ऑर्गेनाइज था, और उसने ग्रेट पिरामिड गिज़ा को बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि सबकी टॉलेस्ट बिल्डिंग थी पूरी दुनिया के, जब तक कि ईफल टावर नहीं बना था। ईफल टावर कब बना था, 19वीं सेंचुरी में बना था, कि 19वीं सेंचुरी के आखिर में बना था। लेकिन इससे पहले तक जो है पिरामिड ही सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी पूरी दुनिया की। ये माना जाता है कि 5000 परमानेंट वर्कर्स काम करते थे 20 सालों तक पिरामिड को बनाने के लिए, जिनको सपोर्ट हासिल थी 20,000 टेम्प्रेरी वर्कर्स की, जो उनको ज्वाइन करते थे कुछ महीने पहले, जब वो घर जाने वाने होते थे हर साल, तो उससे पहले कुछ और मज़दूर भी इनको आके ज्वाइन करते थे। बहुत ज़्यादा क्यूरीज से पता चलता है कि इजिप्शियंस ने ब्लॉक्स की कार्विंग भी की थी स्टोन पे, और किसी की थी कॉपर चीसल से की थी, और स्टोन हैमर से की थी। रैम्स स्टोन्स को उठाने के लिए, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वज़नी स्टोन्स थे, तो उनको उठाने के लिए उन्होंने रैम्स का इस्तेमाल किया था, ताकि बड़े बड़े स्टोन्स को वो उठा सकें, पिरामिड की तरफ लेके जा सकें। और ये भी माना जाता है कि उन्होंने क्या यूज़ किया था, प्लम लाइन यूज़ किया था, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लगे। ये अनदर साइन है सोफिस्टिकेटेड इजिप्शियंस की साइंटिफिक थिंकिंग की। पिरामिड जो है वो चमक रहा है वाइट लाइम स्टोन से, और जो स्टोन इसके ऊपर लगाया गया है पिरामिड के ऊपर, वो भी चमक रहा है, और वो किसको कैच कर रहा है, सनलाइट को, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। ये माना जाता है कि इसकी पॉइंटिंग नोट्स जो उसके अंदर कबर है, जो उन्होंने डाली हुई अपने किंग की, जो वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। Pyramids towards the star above the North Pole was intended to how the king's souls and the way to afterlife
इन द स्टार्स, ये इनका मानना ये था कि जो ये रोशनी स्टार्स की यहाँ से इनको स्टार्स दिख रहे हैं आसमान के ऊपर से, तो ये डायरेक्ट इसकी टॉम पे जा रही है जो किंग की है। तो ये इनका मानना ये था कि किंग जो है वो डायरेक्ट जो स्टार्स जब वो उसकी बॉडी डेड हो जाएगी तो वो कहाँ चला जाएगा, स्टार्स में रहने के लिए चला जाएगा। अब हम ओल्ड 3 पीरियड्स में इनको डिवाइड किया गया है। इजिप्शियंस की जो डायनेस्टीज थी, जो ख़ानदान आए थे जिन्होंने रूल किया था इजिप्ट पे, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला पीरियड है ओल्ड किंगडम। ओल्ड किंगडम में कवर किया गया है 3rd से 6th डायनेस्टी के दरमियान जो लोग आए थे उनको, ठीक है। 3rd से 4th के दरमियान क्या हुआ था, ओल्ड किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया था 4th डायनेस्टी तक, जब वहाँ पे क्या बनाया गया था, ग्रेट पिरामिड बनाया गया था गिज़ा में, और एंड स्फिनिक्स बट ऑल्सो इरेक्टेड, और ये जो ये है ये भी बना लिया गया था, ठीक है, इसको भी बना लिया गया था। कब बना लिया गया था, 3rd से 4th डायनेस्टी के दौरान ये भी इन्होंने बना लिया था, पिरामिड भी बनाया था और ये भी बना लिया था, ठीक है। 5th to 6th डायनेस्टी में क्या था, वो लोग ट्रेड करने में कामयाब हो गए थे, और जिससे उनको क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही थी, जिससे वो गुड्स लेके आ रहे थे, जैसे कि ब्लैकवुड लेके आ रहे थे, इवरी, एक इंसेंस, मेटल, गोल्ड, कॉपर, और वो लेबनान में भी ट्रैवल करने जा रहे थे, और जो है सोमालिया भी तक वो लोग जा चुके थे। 6th डायनेस्टी जो ने कि 6th डायनेस्टी में जो है वो ओल्ड किंगडम कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत शुरू हो गई थी, और मे बी कि वहाँ पे कहत हो गया हो, या फिर कोई तूफ़ान या कोई आफत आ गई हो, नेचुरल डिज़ास्टर कोई हो गया हो, या सैलाब की सूरत की वजह से भी कह रहे हैं कि जो है ओल्ड किंगडम ख़त्म हो गया था 6th डायनेस्टी में। पीरियड 2 के ऊपर बात करें तो पीरियड 2 में है हमारा मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम के अंदर क्या हुआ था कि मिडिल किंगडम के अंदर 11 to 12 डायनेस्टी शामिल है। यहाँ पे थेबिस जो है वो मोस्ट पावरफुल इजिप्शियन स्टेट था, ठीक है, एक स्टेट का नाम था थेबिस, वो बहुत पावरफुल इजिप्शियन स्टेट था, और जो वहाँ का किंग था जिसका नाम मेनोटोहेफी था, वो 39 की एज में कामयाब हो गया था पूरे इजिप्ट को यूनाइट करने में, और उसने इस्टेब्लिश कर दी थी 11th डायनेस्टी। मेनटूहोप-2 और किंग संस्रेट ने वो चाहते थे कि वो किस पे कंट्रोल हासिल कर लें, नोबिया पे कंट्रोल हासिल कर लें, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, माइनिंग स्टार्ट कर दी थी सिनाई डेजर्ट में, उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट कर दिया था सिनाई डेजर्ट में, और जब 20वीं सेंचुरी ख़त्म हुई तो वो वापस किसमें जब वो ख़त्म होने वाली थी 12th डायनेस्टी, तब वो वापस क्या हो गए, डिसयूनिटी उनमें आ गई थी, और वो वापस ख़त्म हो गए, जिस तरह से वो गुरु करे थे वापस इस तरीके से वो पीरियड भी ख़त्म हो गया। अब 3rd पीरियड के बारे में बता रहे हैं। 3rd पीरियड में क्या हुआ था, ये 19 इसमें 18, 19 और 20 डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। और किंग टोकोहामा जो कि किंग था 18 डायनेस्टी में, और ये बहुत पावरफुल रूलर था, और इसका जो हुकूमत जो है वो एशिया तक फैल गई थी, ठीक है। 19 डायनेस्टी में इजिप्शियन का स्टेटस जो है वो कैसा हो गया था, मिलिट्री पावर उनके पास बहुत ज़्यादा आ गई थी। 20 डायनेस्टी में वो कामयाब हो गए थे बाहर निकालने में, जो इन्वेडर्स उनके यहाँ आ गए थे, और फिर लड़ाई के नतीजे में इजिप्शियंस की जो है सारा पैसा उनका ख़त्म हो चुका था। जब ये नया किंगडम पीरियड ख़त्म हुआ, ठीक है। इजिप्शियंस वॉज कॉन्कर्ड फर्स्ट बाय पर्शियन, इजिप्शियंस पे पहले कब्ज़ा किसने कर लिया था, इसके बाद पर्शियन से कब्ज़ा कर लिया, फिर ग्रीक्स ने कब्ज़ा कर लिया, और फिर रोमन से कब्ज़ा कर लिया था उनके ऊपर, और वो यूनाइट हो नहीं सके 20th सेंचुरी के एंड तक जो है वो, फिर उसके बाद कभी भी दोबारा यूनाइट नहीं हो सके, दोबारा कभी ये बन नहीं पाए, इजिप्शियंस खड़े नहीं हो पाए। अब ये हु वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इजिप्शियंस फेरो, इजिप्शियंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन, वो बहुत पुराने थे एंशियंट सिविलाइजेशन के लोग थे, लेकिन जो है
ये तभी उठ पा रहे थे जब वो ट्रेडिंग कर सक रहे थे मेडिटेरियन से, और इनका कहाँ ट्रेडिंग हो पा रही थी, एशिया में। तो उस दौरान, और वहाँ पे अफ्रीका में भी इन लोगों की ट्रेडिंग चल रही थी, तो उस दौरान वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। और दूसरी तरफ क्या हो गया था फिर, कभी बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि फॉरेन इन्वेजन्स आ गए थे और सिविल वार्स के नतीजे में वो वापस कोलैप्स कर जाते थे। ये जो इजिप्शियंस का जो रूलिंग चल रही थी वो उनके रूलर्स की वजह से चल रही थी, और अगर रूलर्स कमज़ोर पड़ जाते तो फिर इजिप्शियंस पे भी ज़वाल आ जाता था, यानी वो भी डिक्लाइन की तरफ चले जाते थे। किंग मेनेस ऑफ और नरमारमर, ये जो है लेजेंडरी फ़ेरो थे माना जाता है। फ़ेरो जो है ना, वो किंग को कहते थे। पहले किंग जो रूलर होता था उसको किंग कहा जाता था, फिर अब जो भी बाद में किंग आता गया विद द टाइम ड्यूरेशन, तो किंग को ये लोग फ़ेरो के नाम से कहते थे। ठीक है, फ़ेरो नाम रखा होता, फ़ेरो का मतलब ही किंग है। और ये कह रहे हैं कि नरमर और जो है मेनेस वो पहले फ़ेरो थे, या वो पहले किंग थे जिन्होंने यूनाइट कर दिया था लोअर और अपर इजिप्ट को एक किंगडम में। ठीक है, किंग कोफू ने पिरामिड बनाया था गिज़ा का, और जो है हैशीपुट जो है वो सक्सेसफुल फीमेल, यानी जो क्वीन थी वो फीमेल क्वीन थी जिसने इजिप्ट को संभाला था। ठीक है, और क्या अखेतन who probably died in 1336 tried to change the dramatically the way Egyptian worship, उसने कोशिश की कि इजिप्शियंस की वर्शिप को चेंज किया जा सके, और वो उसकी वजह से जो है पुजारियों को बहुत, वहाँ के जो मानने वाले थे, जो बड़े हेड थे, जो उनके होली हेड थे, प्रेजेंस थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था इस हरकत पे। और इजिप्ट का ग्रेटेस्ट लीडर का नाम क्या था, रमेश था, रमेश टू था, जो कि इस चीज़ की पैदाइश की डेट और डेथ की डेट ये नहीं। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।